चलिए भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, देखो जितने भी रिएक्शंस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे, उन सारी रिएक्शंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरमीडिएट अपीयर होगा। कहीं पर हम कहाँ पर अटैक होगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, किस पर पॉजिटिव चार्ज कम है, किस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब जो भी अटैक या लीविंग ग्रुप या जितनी भी बातें किसी रिएक्शन में हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, वो सारी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इसकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है ना, टर्म्स, कुछ छोटे छोटे टर्म्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम लोग को पहले समझने होंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को पहले उसके टर्म्स समझने होते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस या ऑर्गेनिक में जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी बातों का टर्म्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है, दिस इज़ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये आपको आएगा, बढ़िया से समझेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो चलो उसमें छोटी छोटी बातें किया जाए, बेसिक बातें करी जाए। जैसे देखो, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में देखे ही हैं। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं, हम लोग लिखते हैं सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो रास्ते हैं। कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शंस हम लोग ऐसा देखेंगे कि जिसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सीधा प्रोडक्ट बना लेता है, सीधा। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस का नाम हम लोग जानते हैं, शायद 12th में पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप में सीधा प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। बोलिए, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बीच में कुछ स्पीशीज भी बन सकती हैं, है ना, जिनको हम लोग इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। बीच में कुछ ऐसी स्पीशीज बनेंगी जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, और वो इंटरमीडिएट्स में कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होकर हम लोग को फाइनली जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को पहले थोड़ा थोड़ा समझ लिया जाए। सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जो अपना ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ कौन सा सब्जेक्ट रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो जो सबस्ट्रेट है बेसिकली ये वो पार्ट है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट रखे हैं कि किसी एक एक्सटर्नल रिएजेंट का इस अपने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर कैसा रिएक्शन होगा या कैसे रिएक्शन होगा। तो सबस्ट्रेट वो जिस पर रिएक्शन होता है, रिएजेंट वो जो एक्सटर्नल ऐसा कोई स्पीशीज है जो अपने ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट वो और रिएजेंट, ये दोनों बातें तो समझ में आई, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। प्रोडक्ट आप पहले से जानते हो कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट तो एक स्पीशीज है ना, कुछ ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग अ रिएक्शन बनती है, मोमेंटरली बनती है, कुछ समय के लिए बनती है, लेकिन वहाँ कभी रिएक्शन रुकता नहीं है, वहाँ कभी रिएक्शन ख़त्म नहीं होता। तो इंटरमीडिएट ऐसा स्पीशीज़ है जहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन ड्यूरिंग अ रिएक्शन वो स्पीशीज़ बनता है, और फिर वहाँ से हम लोग कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होकर या उस पर किसी और स्पीशीज़ का अटैक होकर फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। मतलब जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, कभी भी आप इस जगह पर रिएक्शन को नहीं रोकेंगे। ठीक है, हमेशा यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, क्या होता है इंटरमीडिएट, कैसे बनता है, क्या होता है, यही सब बात हम लोग को यहाँ पर जीओसी के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इंटरमीडिएट को डिफाइन कर लें ताकि आगे के लिए सहूलियत होना। एक टर्म यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है लिख लिया जाए। ठीक है, लिखो
इसको नोट करके फिर इसको फिर डिफिनेशन लिखो, इंटरमीडिएट्स। बोले लिखो, इंटरमीडिएट्स में लिखो, इट इज, आप लिखेंगे कॉपी पर, हम आपको यहाँ से है ना डिक्टेट कर रहे हैं। लिखिए, इट इज हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड, इट इज हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। जब हम लोगों ने बोला हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब इनका लाइफ जो है बहुत कम होता है, मतलब मोमेंटरली बनते हैं, रिएक्शन बनते हैं और तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ है जिसका लाइफ बहुत कम है तो वो अनस्टेबल हुआ ना। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि दे आर हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड दैट इज अनस्टेबल स्पीशीज formed during a chemical reaction, formed during a chemical reaction। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज जो रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनते हैं, रिएक्टिव होते हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनेंगे। तो इंटरमीडिएट्स हम लोग किनको कहते हैं, ये बात समझ में आई। कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक टर्म आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्यों जरूरत पड़ी, जरा इसको समझ लिया जाए। ठीक है, चल, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए इसके लिए। जैसे मान लो एक छोटा सा रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, एक एल्कीन है, इसमें HCl का रिएक्शन कराया गया है। ये रिएक्शन जब आप कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक तरफ जाकर H जुड़ जाता है और एक तरफ जाकर Cl जुड़ जाता है। मतलब जो रिएक्शन बनता है वो बनता है CH3 CHCl और CH2, एक तरफ H जुड़ गया। अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज, अभी कुछ नहीं जानते हैं, लेमैन के तरीके से देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई देखिए H यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट भी अपने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब कुल मिलाकर हुआ ये है कि एल्कीन का एक पाई बॉन्ड टूटा है, HCl का सिग्मा बॉन्ड टूटा है, एक तरफ H आके जुड़ा है और एक तरफ Cl आके जुड़ा है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा बनेगा या कौन बनेगा, है ना, या दोनों बराबर बनेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि भाई इस रिएक्शन का जो, इस प्रोडक्ट का जो परसेंट है वो 80% या उससे ज़्यादा बना, और इस रिएक्शन का जो परसेंट है वो 20% या उससे कम बना। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन राइज हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एल्कीन्स आर इन जनरल नॉन पोलर ना, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक पोलर रिएजेंट का अटैक हम लोगों ने देखा, जो एक खास तरीके से ही अटैक करना चाह रहा है, जो एक खास तरीके का ही प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा कम बना रहा है या ना के बराबर बना रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हैं बात। तो क्या ये इसको फेवर क्यों कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन इस प्रोडक्ट को फेवर क्यों कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग, है ना, इस बात को समझने के लिए अपने को कोई लॉजिक चाहिए। ठीक है, कि किसी लॉजिक से हम इस बात को समझ लें तो फिर एक फ़ायदा अपने को ये होगा कि अभी तो एक छोटा सा एल्कीन दिया जिसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग कराए तो हम लोग देखें कि ये मेजर प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर कोई दूसरा एल्कीन दे दे या दूसरा मॉलिक्यूल दे दे और उसमें किसी रिएजेंट का अटैक कराए तो क्या हम बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, या हमको एक्सपेरिमेंट करा कर ही देखना पड़ेगा। क्योंकि दो ही रास्ते हैं कि भाई इसका इससे रिएक्शन से क्या बनेगा। तो या तो आप एक लॉजिकल मेथड डेवलप कर लो जिससे आप प्रेडिक्ट कर सको कि नहीं ये बनेगा, तब आपको रिएक्शन करा के देखने की ज़रूरत नहीं होगी, या दूसरा रास्ता ये है कि आप लैब में जाइए और वो सारा रिएक्शन कराइए
और करा के देखिए कि क्या बन रहा है और उसको रट जाइए कि भाई इसको इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, समझ के बाद। बट प्रॉब्लम ये है कि देर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम किसका किसका रिएक्शन कराते फिरेंगे और कितना याद रखेंगे। सो वी नीड टू डेवलप सम theoretical approach to predict the outcome of this reaction। कहानी समझ में आई? तो वही theoretical approach जो है कि किसी उस theoretical, उस conceptual, उस logical approach से हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोडक्ट का आउटकम क्या बनने वाला है ये चीज़ प्रेडिक्ट कर लें, इसी बात को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लिया जाए। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको डिफाइन कर लिया जाए, फिर इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं, है ना। तो इतना पहले लिख कर लिखो रिएक्शन मैकेनिज्म। बोले, लिखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर लिखिए, इट इज स्टेप वाइज स्टडी, इट इज स्टेप वाइज स्टडी ऑफ ब्रेकिंग rearrangement and formation of a covalent bond। It is stepwise study of breaking, rearrangement and formation of a covalent bond along with the kinetics of the reaction, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन का मतलब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े ना, मतलब कौन स्टेप फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन आरडीएस में स्टेप है ना। तो ये एक स्टेप वाइज स्टडी है ना। हम लोग अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, उसको लिख लिया जाए। क्या लिखे हम लोग? इट इज स्टेप वाइज स्टडी ऑफ ब्रेकिंग, रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड along with the kinetics of the reaction to give the final product, is called reaction mechanism, कोई दिक्कत समझ में आई बात? तो एक स्टेप वाइज स्टडी है जिसमें हम लोग बॉन्ड कैसे टूट रहा है, कैसे बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा चीज़ फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, ये सारी बातों की स्टडी करते हैं, जो कि कुल मिलाकर हम लोग को ये बात सिखा देती है कि फाइनली प्रोडक्ट बन कैसे रहा है और कौन सा रहा है। कहानी आई समझ? बहुत सिंपल बात है। रिएक्शन मैकेनिज्म एक स्टेप वाइज स्टडी है जिससे हम लोग इस रिएक्शन कैसे हो रहा है और क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर हिंदी में ये बात। चलिए, तो अब देखो, अब जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पता चल गया, तो अब भाई ठीक है, ये रिएक्शन लिखा है, इसका स्टडी करा जाए, है ना। मैकेनिज्म जानते हैं हम लोग क्या है, किया जाए। तो अब इसका स्टडी जो है वो जादू से तो हो नहीं जाएगा कि भाई ठीक है हम रिएक्शन मैकेनिज्म जानते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म को ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो इसको ज़रा स्टडी कर लिया जाए। तो ये खुद से तो बताएगा नहीं कि कौन सा बॉन्ड टूटा। तो इसके लिए अपने को, है ना, एक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, इसको पढ़ने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए अपने को एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे कौन सा बॉन्ड पहले टूट रहा है और इसमें कौन सा स्पीशीज पहले इस पर अटैक करेगा। या यूँ कहा जाए, समझ के बाद इतनी, या ऐसे कहें कि देखो एल्कीन्स आर इन जनरल नॉन पोलर एंड HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इन जनरल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर एक पोलर मॉलिक्यूल का अटैक हो रहा है और एक खास तरीके से हो रहा है। क्या? तो ये बात कैसे हो रही है? तो इसी बात को पढ़ने के लिए, अगर ये बात पढ़ लिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिए, तो इसी बात को पढ़ने के लिए हम लोग एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर पोलैरिटी असाइन करना सीखते हैं। और वही मेथड या वही टूल्स या वही लॉजिक या वही कॉन्सेप्ट कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे हम लोग कैसे पोलैरिटी असाइन करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है?
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब सब मिलाकर बात इस पर आ चुकी है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इस पर पोलैरिटी असाइन करना सीख जाएं तो हम लोग इससे किसी भी रिएक्टेंट से इस पर कैसा रिएक्शन हो रहा होगा या कैसे रिएक्शन होगा ये बात प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने को सीखना है यहाँ पर, है ना। जीओसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले चीज़ सीखना है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सीखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपना 4 तरह का होता है। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है लास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने को सीखने हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर हम लोग सीख गए, जो कि सीखेंगे ही, तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म और उस पर बातें फिर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक इफेक्ट को थोड़ा समझा जाए। क्लियर करें इतना, चलो, है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग पहला इफेक्ट लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहले उसको डिफाइन कर लिया जाए फिर समझाते हैं। ठीक है, लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, it is polarization of a sigma bond. It is polarization of a sigma bond due to polarization of adjacent sigma bond. क्या बोला गया? It is polarization of a sigma bond due to polarization of adjacent sigma bond. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो समझो ध्यान से क्या है। ये सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन है ड्यू टू बगल वाले, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, बगल वाले सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से अगर कोई सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो गया तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जरा समझो, जैसे मान लो हम लोग एक कार्बन का एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिए जिसमें यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, छोटा सा मॉलिक्यूल ले लिए। इस कार्बन पे सारे जगह पर हाइड्रोजन वगैरह है जो हम बनाए नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्लोरीन है और कार्बन है। क्लोरीन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन हुआ है, कॉमनली इसको लोग इसको भी इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं, बट ये इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली नहीं है। इसमें तो ये और ये जो पोलराइजेशन डेवलप हुआ है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हुआ है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जो नेचुरल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उस वजह से हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब देखो क्या होगा, अब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करना शुरू होगा। अब अगर आप इस कार्बन पे ध्यान दें और इस कार्बन पे ध्यान दें, तो इन दोनों कार्बन में भी क्या ऐसा है कि कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल है। ये वाला कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो भाई, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पर आता है उतना उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जितना उस एटम का जेड इफेक्टिव बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। बोलो, पीरियडिक प्रॉपर्टी में वापस चलते हैं। वहाँ आप लोगों ने एक स्केल पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसको आपने बोला था एल्ड्रेड-रशाव स्केल, याद है? एल्ड्रेड-रशाव स्केल बोलता है ना, इज इक्वल टू 0.744। एल्ड्रेड-रशाव स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होता है 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रही है बात? तो ऑर्गेनिक में जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं वो एल्ड्रेड-रशाव स्केल का करते हैं। वैल्यू हम लोग पॉलिंग स्केल का भले लेते हैं,
तो वहाँ पर अगर आप याद करें तो जितना पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो इसमें और इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा हो गया तो ये इससे फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। भाई क्लोरीन से खींच नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसी से खींचेगा। तो इससे जब खींचेगा तो इस पर भी अब चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इससे कम इसलिए क्योंकि ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना क्लोरीन था, तो इस वजह से ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इस पर कम चार्ज आएगा। बोला सर लिखे तो डबल पार्शियल पॉजिटिव है और बोल रहे हैं कि कम है, तो पार्शियल मतलब क्या, फ्रैक्शनल ना, तो फ्रैक्शनल इंटू फ्रैक्शनल तो और छोटा वैल्यू होता है क्या, तो कम के लिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, पार्शियल पॉजिटिव। समझ गए बात। सेम वही चीज़ यहाँ पर अब हो जाएगी कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से ये बॉन्ड पोलराइज हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर इनफ, समझ के बात इतनी, ठीक है। तो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग समझ लें, ठीक है। इट इज पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्रोपोगेट करता है, एक जगह से स्टार्ट होके आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट कम होता जाता है। देखो इस पर सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, फिर इस पर और कम हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये बात जान गए, और अब मान लो किसी रिएक्शन में आपको ऐसा दे देता कि कोई स्पीशीज Y- है और उसका इस मॉलिक्यूल से अटैक करा रहे हो, तो आपको इतना आइडिया अब लग चुका है कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसी पर पहले अटैक कर सकता है। बोलो, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे इस तरह से हम लोग चीज़ें, है ना, जैसे जैसे बातें समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझेंगे, वैसे वैसे हम लोग रिएक्शन समझने के ज़्यादा करीब पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लिया जाए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखिए। अच्छा, टेम्परेरी इफेक्ट है ये कि परमानेंट इफेक्ट है? सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें, टेम्परेरी है या परमानेंट है? परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि जब तक ये क्लोरीन है इस मॉलिक्यूल में तब तक जो चार्ज का जो सेपरेशन या चार्ज का जो अपीयरेंस हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा ही रहने वाला है जब तक ये क्लोरीन है। तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। बोले सर क्लोरीन हटा दे तो क्लोरीन हटा दोगे तो वो मॉलिक्यूल वही थोड़ी रह जाएगा, फिर तो दूसरा हो जाएगा। समझ गए? तो एज लॉन्ग एज ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसका चार्ज जो अपीयरेंस है ये ऐसा ही रहने वाला है। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट हुआ, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड ओनली। इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड ओनली। क्या? ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट करेगा, पाई बॉन्ड में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। घट रहा है ना, तो लिखो इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, है ना। जैसे जैसे, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, इट डिमिनिशेज की स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, कई बच्चे जानते होंगे। इट डिमिनिशेज का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। इट डिमिनिशेज आफ्टर फोर्थ कार्बन। इट डिमिनिशेज आफ्टर फोर्थ कार्बन। जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इसके बाद
ये पार्शियल पॉजिटिव इतना कम हो जाएगा कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट न के बराबर होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा जा रहा है कि डिमिनिशेस आफ्टर 4th कार्बन, सिर्फ 4 कार्बन तक ही इसका इफेक्ट है। डिक्रीज के डिस्टेंस के साथ घटता है और कम होता चला जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो, इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ये थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तब एडिटिव प्रॉपर्टी को समझाते हैं कि कैसे ये एडिटिव है। ठीक है, तो इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, लिख लिया इतना। चलिए, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे ऑपरेट करता है और क्या क्या बातें हैं, ये हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह के होते हैं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है सिर्फ। एक को बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट और एक को बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बाद में आते हैं, बोलते हैं कि सर कब माइनस आई लग रहा है, कब प्लस आई लग रहा है, अपने को नहीं समझ में आता है। देखो, बहुत सिंपल है, एक रेफरेंस है, एक को माइनस एक को प्लस बोल दिया गया, इट इज़ ओनली अ रेफरेंस। देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक की। तो जो अपना ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, अगर कोई ग्रुप अपने ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से कोई ग्रुप जुड़ा है, अगर वो ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कम करे। अगर कोई ग्रुप, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर अपना जो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है उससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, मतलब उस ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे, तो जो इफेक्ट लगता है उस ग्रुप का उस ऑर्गेनिक पार्ट पर कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक पार्ट में कम कर रहा है तो वो इफेक्ट हो गया माइनस, कम तो माइनस, याद रहेगा क्या बोला गया। फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार कि कोई ग्रुप अगर ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो उस ग्रुप का उस ऑर्गेनिक पार्ट पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, इसी बात को एक और तरीके से हम लोग बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है या स्टडीड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ताल्लुक़ नहीं रखते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑर्गेनिक पूरे मॉलिक्यूल में भी एक पर्टिकुलर चीज़ देख रहे होते हैं। तो अगर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस पे हमारा फोकस है, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट से, उस एटम से, उस ग्रुप से अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है उसका कौन सा इफेक्ट बोलोगे, माइनस आई इफेक्ट बोलोगे। समझे बात। और प्लस आई ठीक इसका उल्टा, कि जब अपने ऑर्गेनिक पार्ट में कोई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, तो ऐसे ग्रुप के इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। समझ के बाद, तो माइनस आई इफेक्ट साइड में पहले लिख लिया जाए, है ना। ये रेफरेंस है, बस आप ध्यान रखो। जैसे बैंक में रेफरेंस होता है ना कि भाई क्रेडिट और डेबिट, है ना, पैसा निकाले तो डेबिट और दिए तो क्रेडिट, तो उन्होंने ऐसा नाम रख दिया, हम लोग प्लस आई माइनस आई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे माइनस आई इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो माइनस आई इफेक्ट में लिखो, जरा एक पॉइंट लिखो, माइनस आई इफेक्ट साइड में इधर लिखो, इफ एनी ग्रुप, या काट दो, ऐसे मत लिखो, दूसरा थोड़ा सिंपल शब्दों में लिखो, इफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, if the organic part of the molecule or the studied part of the molecule or the studied part of the molecule, studied part क्या बोल रहे हैं, जो समझाए थे अभी, if the organic part of the molecule or the studied part of the molecule becomes electron deficient,
becomes electron deficient, then it is called minus I effect, then it is called minus I effect of that group. ठीक है, then it is called minus I effect of that group. समझ गए बात? तो क्या बोला गया कि अगर सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ कोई ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें ग्रुप जुड़ा है और ये ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ हो रहा है तो इस ग्रुप का इस ऑर्गेनिक पार्ट पर हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहेंगे, सिंपल। और प्लस आई इफेक्ट लिख लेंगे अब आप खुद से, क्योंकि जो हमने यहाँ लिखा उसका ठीक वाइसी वर्सा वहाँ लिखना है आपको। नहीं भी लिखोगे तो बात समझ में आ गई। तो अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है और आर पार्ट से अगर ये ग्रुप इस आर पार्ट को इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। द इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट में अगर कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन खींचे तो माइनस आई। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। अब देखो, जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है, ये बात अपने को क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह के ग्रुप्स को जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे होंगे, जो ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, या कॉमनली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं। और ये वो ग्रुप हैं जो कौन सा इफेक्ट लगा रहे होते हैं भाई, माइनस आई इफेक्ट, ये ग्रुप्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरे तरह के ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो गए, जो प्लस आई इफेक्ट अपने ऑर्गेनिक पार्ट या स्टडीड पार्ट पे लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए प्लस आई और माइनस आई लगा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा इनको भी समझ लिया जाए। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग जरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का भी अपना अपना पावर होता है। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो वो मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं, या सच एंड सच बहुत सारी बातें हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ना, जो भी इफेक्ट माइनस आई लगाते हैं उनका एक ऑर्डर बना दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, और उस ऑर्डर पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वो ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग एक ऑर्डर की बात करें तो ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो NF3+ है, इसके बाद आता है NR3+, इसके बाद आता है SR2+, ठीक है, इसके बाद आता है NH3+, फिर आता है NO2 के बाद आता है एल्केन सल्फोनिक, है ना, ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसके बाद फिर आता है कौन, अपना नाइट्राइल के बाद आता है COH ग्रुप, COH के बाद आता है कौन, क्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर लास्ट में आयोडीन।
फिर आयोडीन के बाद आता है OH, OH के बाद आता है PH, PH मतलब बेंजीन, इसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद आता है अपना, अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रेफरेंस होता है। ठीक है, ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, मतलब ये NF3+, क्योंकि F पहले N से खींचेगा, है ना, F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, N पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये जो NF3+ है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ना, तो सबसे ज़्यादा -I इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका, ये एक ऑर्डर बना दिया गया है। इस ऑर्डर में अभी चाहा जाए तो इस ऑर्डर को अभी इसमें 20-25 ग्रुप और जोड़े जा सकते हैं, है ना, बहुत सारे और छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन वो सारे ग्रुप्स अब इस ऑर्डर में याद नहीं करना अपने, हम लोग सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग लॉजिकली पढ़ रहे हैं, कम से कम जितना ज़रूरत होगी बस उतना ही अपने को थोड़ा थोड़ा याद करना होगा, बाकी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉजिकली समझ लें, सो दैट कि थोड़ा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में रहता है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा ऑर्डर बस मैंने लिखा है, इसमें और भी ग्रुप जोड़े जा सकते हैं, बट उनका कोई मतलब नहीं है, वो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ग्रुप, ये जो ऑर्डर है, ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसका ऑर्डर, किसका -I ज़्यादा है। जैसे NO2 से ज़्यादा NH3+ का है, ठीक है, NR3+ का NH3+ से ज़्यादा है, ध्यान रखना। बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी, बोले सर इसका ज़्यादा होना चाहिए था, इसका कम होना चाहिए था। इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, अभी आप बस ये ध्यान रखो कि ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि NR3+ का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा है NH3+ से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऑर्डर है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब हाइड्रोजन जब कहीं होगा तो हम लोग उसका +I और -I ऑलमोस्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस है, उसकी तुलना में ये सारे ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उनका अगर ऑर्डर आपको निकालना है तो हम लोग लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कैसे करते हैं उसको पहले देखा जाए, इसको नोट कर लो तो उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझा जाए। ठीक है, ये ऑर्डर है -I इफेक्ट का। क्लियर करें? चलो अब एक क्वेश्चन किया जाए। जैसे लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो अगर पहला क्वेश्चन हम लोग बात करें, ठीक है भाई, तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं तो इनको एक बार अटेम्प्ट कीजिए कि इनका -I के ऑर्डर में इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, फिर उसको लॉजिक ज़रा समझा जाए कि कैसे इसको अरेंज किया है हम लोगों ने। वीडियो पॉज कर लीजिए, सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सारा अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, हो गया होगा। तो इसमें और इसमें ज़्यादा -I किसका है? NH3+ का है NH2 से। सर ऐसा कैसे हो गया? नाइट्रोजन भी यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, तो दोनों का सेम होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, उतना ज़्यादा
है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका इससे ज़्यादा होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का OH से ज़्यादा होगा। इसकी बात करें तो हम लोग, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, तो इसमें -I इफेक्ट ऐसा हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ऊपर से ग्रुप में नीचे आ रहे हो तो इस तरह से वैरी करेगा। हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम लोग लॉजिकली बहुत सारे ग्रुप्स को कर सकते हैं। इसको देखो, इसमें देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तीनों सेम है। इसमें इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें जो -I इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसका और सबसे कम इसका। क्लियर बात? इसमें बात करें तो पहला एटम तीनों में कार्बन सेम है, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो सेम बेसिस पर ऑक्सीजन वाले का -I सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें सब सल्फर है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो मतलब इसमें इस सल्फर से ये तीनों ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन खींच चुके हैं, तो ये सल्फर आगे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो +5 बोलोगे इस सल्फर का, इन बॉन्ड्स की वजह से। इधर का नहीं देख रहे, इधर का सब में छोड़ देते हैं, जो भी होगा सबके लिए बराबर होगा, तो +5 है। इसकी बात करोगे तो यहाँ +3 है, और इसकी बात करोगे तो यहाँ पे +2 है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो इधर से इधर इंडक्टिव इफेक्ट इसमें बढ़ रहा है। आया समझ में? -I इफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकली कुछ को अप्रोच करते हैं। फिर आ जाओ, इसको नोट कर लो सब लोग। फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इसको जरा समझो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स किसको बोले हम लोग? जो ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? +I इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो जो अपना CH3 होता है ना, एल्काइल पार्ट CH3, ये +I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कैसे करता है देखो, अगर समझा जाए ध्यान से, है ना, इसको इधर लिखते हैं तो ज़्यादा आपको समझा सकते हैं। देखो ऐसा है ना, ये CH3 का +I इफेक्ट होता है ना, मतलब ये किसी ग्रुप से जुड़ा होगा या ऑर्गेनिक पार्ट से जुड़ा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.20 पॉलिंग स्केल पर, और कार्बन का होता है 2.5। तो मतलब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, ये हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। और कार्बन पे क्योंकि 3 हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो कार्बन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर रखना नहीं चाहता, वो क्या चाहेगा, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस बॉन्ड से फिर जो CH3 कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा देता है। समझ रहे हैं बात? तो इस वजह से जो CH3 है, उस CH3 ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट लोगे? +I इफेक्ट लोगे। ठीक है, CH3 ग्रुप ऑलवेज डिस्प्लेज +I इफेक्ट। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर मान लो हम लोग बात करें, ये बात सबको समझ में आ गई है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो देखो ऐसा अगर मान लो बात करें हम लोग कि भाई अपने पास एक CH3 ग्रुप है, अपने पास एक CH2 CH3 ग्रुप है, मतलब एक कार्बन बढ़ गया है, अपने पास एक CH2 CH3 ग्रुप है, और अपने पास एक CH2 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 CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये 4 ग्रुप हैं, और इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि +I इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये +I करता है,
ये भी प्लस आई करेगा, एल्काइल पार्ट है, ये भी प्लस आई करेगा, ठीक वैसे पहले जैसा, ठीक है। लेकिन जितने कार्बन बढ़ते चले जाएंगे ना, उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका हो जाएगा ना, ये सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करेगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि देखो ये कार्बन इसको देगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये अपना जोड़कर इसको देगा, फिर ये अपना भी जोड़कर इसको देगा, और ये सब जोड़ के आगे बढ़ा देगा। तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा ना। पीछे वाला कार्बन बगल वाले को दिया, बगल वाले ने उससे ले लिया, प्लस अपना भी जोड़ा, आगे बढ़ाया। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ तक आया है, समझ के बाद। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस आई की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा है और सबसे कम प्लस आई इसका है। कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है बात? अब मान लो ऐसा हो, एक ये है, हाइड्रोजन वगैरह होगा, बना नहीं रहे हम, ठीक है। एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है। ये 4 ग्रुप है, सभी के पास हाइड्रोजन वगैरह है। मतलब ये चारों एल्काइल ग्रुप हैं जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन 4 है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अगर सब आइसोमेरिक एल्काइल पार्ट हो गए तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो देखो इसमें जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, और सबसे कम ये वाला होगा। ये जो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स वो हैं जिनसे ये आगे लगे हुए मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर अभी समझ लिया जाए कि कैसे ऐसा हो गया सर। तो देखो ऐसे हुआ कि इसमें ये कार्बन इस कार्बन को दिया प्लस आई से, फिर ये अपना जोड़ के इसको दिया, फिर ये अपना जोड़ के इसको दिया, और फिर ये आगे पहुंचा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक एडिटिव डिस्टेंस के साथ वो क्या होता है, कम होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। तो ये वाले कार्बन का जो इफेक्ट है वो इस कार्बन तक आते आते बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस इस कार्बन से बहुत ज़्यादा है और ये कार्बन आगे वाले को दे रहा है। क्लियर हुआ इतना बात? अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यही कार्बन यहाँ से निकाल दे रहे हैं, 3 बचा, 4 था ना, इसको यहाँ से निकाल दिए तो 3 बचा, और फिर सेकेंड वाले पे जोड़ दे रहे हैं, मतलब इस पर जोड़ दे रहे हैं। तो अब इसको इस कार्बन के पास ले आए हम लोग ना, तो बोले यहाँ पे तो दूर था। अब देखो, अब ये इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये अपना जोड़ के यहाँ पहुँचाएगा और फिर ये आगे पहुँचाएगा। तो इसका डिस्टेंस जो पहले ज़्यादा डिस्टेंस पर था अब ये कम डिस्टेंस पर है इससे, तो इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या कर दिए कि यहाँ से इसको हटा के इसको सीधा इस कार्बन पे जोड़ दिए, तो ये सीधा इसको दे रहा है अब, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और हो जाएगा, क्योंकि अब तो जरा भी डिस्टेंस नहीं है, सीधा वहीं पर है। और इस वाले में क्या किए कि इसको भी हटा के इसी पे जोड़ दिए, दिख रहा है सबको। तो ये तीनों डायरेक्टली इसको दे रहे हैं और ये मिलाकर आगे दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, आइसोमेरिक वाले में। तो पहला ऑर्डर में जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा प्लस आई। दूसरे वाले में अगर सब कार्बन सेम है तो टर्शरी जो ग्रुप है, ये टर्शरी है ना, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। ये कैसा है, सेकेंडरी है। फिर कैसा है, प्राइमरी। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से प्लस आई इफेक्ट कम होगा। और इसमें भी लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी एक ऑर्डर है ना। देखो जैसे NH माइनस का प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद O माइनस का होगा, ठीक है, फिर COO माइनस का होगा, फिर टर्शरी का होगा, ये वाला टर्शरी, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। समझ गए बात ना। मतलब अगर हम इसमें जनरल ऑर्डर की बात करें, जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले में किए थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट NH का होता है, NH माइनस का, फिर किसका होता है, O माइनस का, फिर CO माइनस का, और फिर अपने नॉर्मल एल्काइल वाले पार्ट आते हैं। समझ में आई इतनी बात? ये ऑर्डर समझ में आया? ऐसा ऑर्डर क्यों है ये समझाते हैं अभी। इतना क्लियर हुआ? देखो ये कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, बोले सर नाइट्रोजन तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वहाँ पर तो नाइट्रोजन खींच रहा था, यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे कैसे रहा है, ये प्लस आई कैसे शो कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है।
तो सिंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं। तो जब छोटे एटम्स होते हैं उन पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रख दो, छोटे एटम्स में, सेकेंड पीरियड एटम्स में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रख दो तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बात पढ़े हो हम लोग, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं, ये वाली बात याद है कि सेकेंड पीरियड का थर्ड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान है अभी तो उसको रिवाइज करके देखिएगा। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज़ छोटा होने की वजह से जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो उस पर रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, वो अनस्टेबल होता है, तो वो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन। तो सिंस ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इस पर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो ये अब इसका जेड इफेक्टिव बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो जेड इफेक्टिव कम होता है। तो इसका जेड इफेक्टिव बहुत कम हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। तो इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर CO माइनस कैसा, CO माइनस ऑक्सीजन माइनस इसको देगा, ये आगे देगा क्योंकि ये O माइनस है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब आते हैं। इतनी बात आई अपने को समझ में। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का लेखा जोखा है। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही, इसमें हम लोग और बातें आगे भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। एक बात यहाँ और बता दें, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है, हो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो सब कार्बन वाला पार्ट ही है, ये एडिशनल ग्रुप कहाँ है। आप बोले थे कि ऑर्गेनिक पार्ट में अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे तब उसको आप प्लस आई बोल देंगे, ये तो ऑर्गेनिक खुद ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई कैसे होगा। समझ के बात। इसीलिए वहाँ एक बात हम लोग लिखे हैं, क्या, ऑर्गेनिक पार्ट और स्टडीड पार्ट। जरूरी नहीं है कि पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका कोई एक पार्ट जहाँ जिसकी स्टडी कर रहे हैं और अगर उससे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्टडी वाले पार्ट पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम लोग उसको प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, इस ग्रुप का उस पार्ट पर। समझ गए। चलो एक इफेक्ट और लिख लो, बोले दूसरा इफेक्ट लिख लो जल्दी से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ई इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट नहीं देखते हैं ज़्यादातर रिएक्शन में, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं या पता रहना चाहिए, बस दैट इज। तो इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एक पॉइंट पहले लिख लो जल्दी से, देखो, इट ऑपरेट्स इन पाई बॉन्डेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इट ऑपरेट्स इन पाई बॉन्डेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि सबसे पहली बात तो ये पाई बॉन्डेड पार्ट में ऑपरेट करता है, और अगर कोई एक्सटर्नल रिएजेंट आ जाए तो होता क्या है ना कि ये पाई बॉन्ड जो है ये एक कार्बन पर या एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है, और इस शिफ्ट होने की वजह से इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, या इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, सो दैट कि मान लो अपना रिएजेंट अगर ऐसा है तो ये इससे बॉन्ड बना सके, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बॉन्ड बना ले। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ऐसे लिख देते हैं कि एक्सटर्नल रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन अगर जैसे ही आप रिएजेंट, मान लीजिए किसी वजह से इसके और इसके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाया, और अगर ये रिएजेंट इससे दूर गया तो ये जो पाई बॉन्ड है ये वापस यहाँ पर बॉन्ड बनाकर वापस ऐसा हो जाता है। बस इतना सा बात है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, कि पाई बॉन्डेड पार्ट पर ऑपरेट करता है, एक्सटर्नल रिएजेंट आएगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ जाएगा। रिएजेंट के साथ बॉन्ड बना तो ठीक, नहीं बना तो रिएजेंट वापस गया तो वो बॉन्ड वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कितनी बात आई समझ में? तो इसमें भी नीचे एक आध पॉइंट लिख लिया जाए नोट करके। नोट करके यहाँ पर पॉइंट लिखिए। बोले इसको नोट कर लिया है? या लिखो, सबसे पहली चीज, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट है कि टेम्परेरी है? जब रिएजेंट आया तब हुआ, रिएजेंट गया तो वापस, तो टेम्परेरी हुआ, तो इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरा पॉइंट चार्ज डेवलप्ड इज कंप्लीट। इसमें जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो कंप्लीट चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, चार्ज डेवलप्ड इज कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें यही 2 पॉइंट है। और ये बहुत ऐसा इफेक्ट नहीं है जिसके बिना अपना काम ना चले, है ना, आसान सा इफेक्ट है। हम लोग ज़्यादातर रिएक्शन में इस इफेक्ट को नहीं देखेंगे, बट ठीक है, क्योंकि एक इफेक्ट है तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट से जो है स्टार्ट करते हैं बात। ठीक है, चलिए, नमस्कार।